नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशें एक बार फिर सिर उठाती हुई दिख रही हैं। सीजफायर लागू होने के बाद आतंकिस्तान एक बार फिर नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर देर रात 2 धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। संदिग्ध ड्रोन से इन आईडी धमाकों की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट पर खड़े लड़ाकू विमान साजिश का टारगेट थे। वहीं इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये छोटी साजिश किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अंबाला, अवंतीपोरा, पठानकोट हाई अलर्ट पर हैं। हर एंगल से जांच की जा रही है और साजिश से जुड़े हर शख्स तक पहुंचने की तैयारी है। आतंक की साजिश और खतरे के अलर्ट को लेकर हम अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस समय एयरफोर्स स्टेशन के ठीक बाहर हैं। आप देखेंगे जो सीनियर सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जो एयर मार्शल हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। एनआईए की टीम अंदर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो हैं, सीनियर ऑफिसर जो हैं वो वहां पहुंचे हैं। सेना के जो लोग हैं, सीनियर ऑफिसर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। हाई लेवल मीटिंग यहाँ चल रही है। देखेंगे ये एक और एजेंसी सीआरपीएफ के लोग जो हैं यहाँ पे जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि लगातार जो है सीनियर ऑफिशियल्स का यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। ये आप जो गाड़ी पीछे देख रहे हैं ये एसएसपी जम्मू की गाड़ी है, जो वो खुद अब अंदर जा रहे हैं स्पॉट में इस चीज़ को इंश्योर करने की आखिरकार क्या हुआ था। देर रात 1:30 बजे के करीब 2 जो हमले हुए हैं एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो है अलर्ट किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये पहली तरह का अपनी तरह का ये ब्लास्ट था जो यहाँ पर हुआ है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में किया गया है और जो आशंका है वो ड्रोन की जताई जा रही है। पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज़ की भनक थी कि आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल जो है अटैक करने के लिए भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी चाल जो है वो सामने आ रही थी। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर किस तरीके से ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग जो है वो करने की कोशिश की गई और कितना एक हैवी पेलोड जो है वो लेकर, चाहे वो AK-47 थी, एम्यूनिशन था, इसको लेकर वो आ रहे थे। मगर अब जो देखने में सामने आ रहा है वो यही है कि किसी भी तरीके से अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान अब आतंकियों को इस तरह के हथियार जो दे रहा है जिसके ज़रिए वो ड्रोन के ज़रिए हमले कर सके। और इसी चीज़ को लेकर इस वक्त जांच चल रही है। एक हाई लेवल मीटिंग जो है इस वक्त अंदर चल रही है, जिसमें एयर मार्शल के साथ साथ एनआईए भी यहाँ पहुँची है। सूचना ये भी है कि ये जांच जो है भारत की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी एनआईए है उसको दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो इनिशियल रिपोर्ट्स में देख पा रही है उसके मुताबिक ये एक ड्रोन मतलब एरियल कोई भी मीन जो है उसके ज़रिए ये हमला हो सकता है। पहला जो धमाका था वो हुआ एक छत के ऊपर और जो सूचना है उसके मुताबिक एयरफोर्स के जवान जैसे ही हमला हुआ वो पोजीशन में आ गए और उन्होंने तुरंत जो है दूसरे हमले को जो प्लान किया गया था, जो उन्होंने स्पॉट किया, जो ड्रोन उसको स्पॉट किया, उसके बाद उन्होंने इस पर फायरिंग की, जिसके बाद दूसरा हमला जो उनका टारगेट था उसको वो मिस कर गया। जम्मू एयरपोर्ट पर धमाका मामला, इस मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त जांच कर रही एजेंसीज ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से इन संदिग्धों को पकड़ा गया। इनसे पूछताछ जारी है। आईजी कश्मीर ने एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ इस दौरान बैठक की है। सीआरपीएफ और बीएसएफ के अधिकारी भी इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये जो कोशिश है, ये कोशिश कितनी बड़ी हो सकती थी, इसके पीछे मंशा क्या थी, अभी फिलहाल तमाम एजेंसियां शुरुआती जांच में लगी हुई हैं। और वहीं जम्मू ब्लास्ट मामले में डीजीपी दिलबाग का बयान सामने आया है। ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराने का अंदेशा समझा जा रहा है। डीजीपी दिलबाग ने कहा है सीमा पार से साजिश रची गई। एयरफोर्स को इस दौरान निशाना बनाने की कोशिश की गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी धमाके की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। लश्कर आतंकी से 5 से 6 किलो आईडी बरामद किया गया है। बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम भी कर दिया गया। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। कुछ और संदिग्धों की जल्द गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। तो एक तरीके से आज की घटना के बाद एजेंसियां चौकन्नी, तमाम संदिग्ध इस वक्त हिरासत में ली जाने की प्रक्रिया शुरू।
और इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर जिस तरीके से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया है, हालांकि बहुत लो इंटेंसिटी की ये यहां पर वारदात थी, लेकिन ये कितनी गंभीर हो सकती थी। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं प्रिया सेठी, मेरे साथ जुड़ने वाली हैं जो पूर्व मंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर सरकार में। शेख बशीर साहब मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जाना पहचाना चेहरा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार साहब जुड़ेंगे और अजय जांडियाल मेरे संवाददाता, जिनकी रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले आप देख रहे थे। इससे पहले कि अपने तमाम मेहमानों के पास मैं जाऊं, अजय सबसे पहले आपका ही रुख कर लेता हूं। एक सिलसिलेवार तफसील से हमें बताइए जो कुछ भी आपको अब तक पता चल पाया। हालांकि एयरफोर्स स्टेशन की अपनी सुरक्षा की वहां पर अपने मानक होते हैं, उस लिमिट में रहते हुए आप जितना हमें बता सकें, समझा सकें, इस पूरी घटना को लेकर सिलसिलेवार ब्यौरा रखें। बिल्कुल, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार ये सिलसिलेवार हुआ क्या था। रात को 1:37 का वक्त था जब मेरे पीछे का ये एयरफोर्स स्टेशन जो जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन है, और आपको बता दूं कि जो भारत के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बॉर्डर के करीब है वो यही है। आपको बताऊं लगभग 1:37 के वक्त जब था, एयरफोर्स के जो जवान और कमांडो जो तैनात होते हैं नाइट ड्यूटी के लिए वो तैनात थे, और अचानक से एक बड़ा धमाका उन्होंने सुना, जिसके बाद जो है वो तुरंत अलर्ट हुए और थोड़ी ही देर बाद लगभग 1:42 पर दूसरा धमाका होता है। और उस वक्त ये लग रहा था उन सबको कि शायद कि आतंकी हमला हो चुका है और उसी को लेकर वो अलर्ट हो गए थे। मगर आपको बताऊं जब उन्होंने पोजीशन संभाली तो देखा कि वहां पर आतंकी नहीं है, मगर ये धमाका था। उसी के बाद पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। सुबह पहली रोशनी में, रात को भी सर्च हुई मगर सुबह पहली रोशनी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कुछ वहां पे धमाके के बाद जो एक बिल्डिंग थी उसकी छत पर एक बड़ा होल जो है हो गया था। इसके अलावा जो जमीन पर एक पेलोड जो है गिरा था, उससे वो जो है जमीन जो बिल्डिंग थी उसकी खिड़कियां दरवाजों में नुकसान पहुंचा था। हालांकि 1 से 2 लोग जो है एयरफोर्स के भी जख्मी हुए थे, मगर उनकी माइनर इंजरी थी जो ड्यूटी पे थे उस वक्त। मगर आपको बता दूं कि इस धमाके के बाद से लगातार हालात इसलिए चिंताजनक हो गए क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिक्योर जोन है। एयरफोर्स स्टेशन जो है सबसे गंभीर और इलाका माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से। अगर देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है सिक्योरिटी अलर्ट पे होना चाहिए था, मगर ड्रोन के जरिए ये पेलोड ड्रॉप किया गया, जिसके कारण जो है जो हमें जानकारी है कि इसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सका। इसी के पास आर्मी का जो कैंटोनमेंट एरिया है वो शुरू होता है। यकीनन अगर ये आतंकी हमला था या फिर सीमा के पार से ड्रोन के जरिए अगर आतंकियों ने ये हमला किया या पाकिस्तान ने प्लान किया, तो ये सवाल उठ जाते हैं कि क्या सुरक्षा इस तरह की नहीं है कि किसी भी तरीके से हम इन जो दुश्मन है वो कभी भी हमला करने की कोशिश करे तो उसको हम भेज सकें, उसको जो है कहीं ना कहीं फॉइल कर सकें। इस चीज को लेकर बड़ी बात उठ रही है। हालांकि आपको बता दूं जो अभी तक DGP जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने एक चीज बताई है कि हो सकता है जो पेलोड है क्योंकि छत पे गिरा है तो इससे लग रहा है कि कहीं एयर ड्रॉपिंग जो है हुई है, वो ड्रोन भी हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है। NIA इसमें जांच कर रही है, NIA खुद यहाँ पे पहुंच चुकी है, उनके NIA के SSP यहां अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक ये भी चीज जो है देखी जा रही है कि क्या ये जो हमला है वो इस एयरफोर्स स्टेशन के किसी आसपास के इलाके से हुआ है, वहां पर कोई छुपा था और उसने ड्रोन के जरिए यहां पे हमला किया और उसके बाद ड्रोन को वापस ले लिया। अब ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है। आसपास से हुआ है या फिर ड्रोन सीमा पार से यहां तक भेजा गया, वो ड्रोन और वो तमाम चीजें जो मिली हैं उनका वहां पर साइंटिफिक अगर जांच होगी तो कहीं ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अजय, आपसे आगे भी तमाम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और दूसरा सवाल पूछने के लिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से कहीं ज्यादा बेहतर और कोई नहीं होगा, क्योंकि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी IAF के प्रवक्ता रहे हैं। अपनी सर्विस उन्होंने लंबे समय तक भारतीय वायुसेना में दी है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, लो इंटेंसिटी का धमाका है ये, लेकिन क्या हाई इंटेंसिटी की पब्लिसिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है या फिर इसे मैं उसी तरीके से लूं जो संदेश अभी दिखाई पड़ रहा है? इतनी लो इंटेंसिटी भी नहीं है। अगर ये किसी एयरक्राफ्ट को लगता या किसी फ्यूल एरिया में लगता तो सारी की सारी जगह में आग लग जाती। ये ऐसा नहीं है। और जो 8 इंच की सीमेंट की RCC के जो रूफ को पेनिट्रेट करके आ सकता है वो कोई पटाखा नहीं था। तो इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं था, एयर ड्रॉप था, क्योंकि वर्टिकल आया है नीचे। तो या तो आप कहें कि मोटर ने फायर किया है, वो भी वर्टिकल शेल आता है। इसका मतलब है
कि आपके एरिया के अंदर ये वारदात चल रही है, स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि अक्रॉस पाकिस्तान से ये फ्लाई करके आ गया और चला गया। ये संदिग्ध जितने पकड़े जा रहे हैं और जितने स्लीपर सेल्स हैं ये सारे हैं। ये इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। जब मैं शुरू से कहता रहा हूं कि अगर को जम्मू और कश्मीर को संभालना है तो एक कमांड एंड कंट्रोल सिक्योरिटी में होना चाहिए। सिक्योरिटी में अगर एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा तो सब अपनी अपनी लगा चलाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक दूसरे को इंप्रेस करते हैं। ये प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वो दे आर नॉट एफिशिएंट, बट एफिशिएंसी अपनी किल हो जाती है जब आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये नहीं हुआ। पर इसकी इंक्वायरी पूरी होगी जब, अगर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा होता, क्योंकि मैं पायलट हूं और मुझे पता है एग्जैक्टली कैसे करना है। ये सारी डेब्री को कलेक्ट करना होगा और फिर देखना होगा कि कौन से पोर्शन कहां से हैं। दूसरा जो एक्सप्लोड नहीं हुआ, विच फेल टू एक्सप्लोड, जब किस तरह का वेपन है वो पता चल जाएगा। क्या वजन था उसका, तो किस टाइप के वेपन से ड्रॉप किया गया है ये भी पता चल जाएगा। ये कोई वो ड्रोन नहीं था जो पिज्जा डिलीवरी के लिए लगाया जाता, खिलौने वाला ड्रोन ये नहीं था। ये एक्चुअली एक ड्रोन था ऑफ अ वेरी लो और मीडियम कैपेसिटी, ठीक है, बट इसने अपना काम करा जो करना चाहिए था। ये करना ये एयरपोर्ट को ध्वस्त करने के लिए नहीं आया था, ये मैसेज देने के आया था। क्योंकि अब जो मीटिंग शुरू हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, दे वांटेड टू शो डाउन द गवर्नमेंट एंड दे वांटेड टू शो डाउन द अथॉरिटी कि हम भी ये तुम्हारा कर सकते हैं। तुम अगर आप बालाकोट करते हो तो हम अपने एक छोटे से ड्रोन से वही इफेक्ट करके दिखा देंगे जो तुमने किया था, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी को, और मैं आपको बता दूं बिफोर यू आस्क मी, सिक्योरिटी को कमजोर है क्योंकि हमने डॉक्ट्रिनल पेपर नहीं लिखा, इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं लिखी। आपकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो अपने कमांड एंड कंट्रोल में हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज वो अपने कमांड, विंग कमांडर बख्शी, आर्मी अपनी। विंग कमांडर बख्शी, विंग कमांडर बख्शी आपके पास आऊंगा। आप एलेबोरेट करते हैं तो चीजें सुनने का मन करता है, समझने का मन करता है। मैं तमाम मेहमानों से एक एक बार बात कर लेना चाहता हूं, इससे पहले ब्रेक पर जाऊं, क्योंकि आपसे बात हो रही है। मेजर जनरल जेके परिहार, आपसे ही मैं सवाल ले लेता हूं। क्या माना जाए कि ये एक छोटा मैसेज था, लेकिन इसका जो मजमून था, इसके अंदर जो भावना थी वो कहीं बड़ी थी? बिल्कुल, आपने जो कहा, विंग कमांडर बख्शी ने कहा, अजय जी ने कहा, मैं उसके आगे ही अब जाऊंगा, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो ये तो दो चीजों को मैं इसमें आपको ऐड ऑन करूंगा कि ये जो है, एक आपने नदी में, समुद्र में, पानी में पत्थर फेंका और देखा कितनी लहरें उठ रही हैं। दूसरा ये है कि हमें इस बात का गम नहीं कि लो इंटेंसिटी हुआ, मौत ने घर देख लिया, इस बात का गम है। और जैसे हम सब लोग पिछले एक साल से बात कर रहे हैं, आगे आने वाली लड़ाइयां जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के ऊपर हैं, और चाइना जो है वो ड्रोन में एक्सपर्ट है। तो ये जो एक्टिविटी है ये डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी अलर्ट और ड्रोन के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं उसको टेस्ट करने का उन्होंने एक प्रयास करा, और उसमें हम लोग फेल हुए, वो उसमें पूरी तरह से सफल हो गए हैं। ये आगे के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि ड्रोन जो है इस तरह के अटैक न केवल जम्मू में बल्कि वो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अवाक जोन जो है वो कई 100 किलोमीटर भी अंदर आ सकते हैं, लोग उसमें लेवल पे आके, और वो उसमें मिसाइल्स भी इसमें यूज हो रही हैं। तो ये बहुत ही गंभीर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जिस भारत सरकार की जो कोशिशें हो रही हैं पीस प्रोसेस को आगे लाने की, उसके खिलाफ भी ये उन्होंने दे दिया है कि आप कुछ भी कर ले, हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, दिया है आपने अपने जवाब को, पाकिस्तान ने जो आपने अपने जवाब को उस रुख की तरफ मोड़ दिया जहां पर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ जा सकता हूं। आप लोग के पास आता रहूंगा और हम चर्चा में सबकी बात सुनेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे। प्रिया सेठी जी, मेजर जनरल जेके परिहार ने बहुत अपनी बात रखते हुए, क्योंकि वो सेना से हैं, इन चीजों को समझते हैं, खुल के भी ज्यादा बातें नहीं बताएंगे, लेकिन तमाम जो खामियां रही हैं उस पर भी वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन उन्होंने इशारा किया उस प्रोसेस का जो अभी 21 तारीख के बाद से परवान पर चढ़ा, और 24 तारीख को जहां तक बात पहुंची और जहां पर बातचीत हुई
हुई भी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक के बाद या जब से इस बैठक की बातचीत शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर में एक सीआईडी का इंस्पेक्टर था, वो नमाज अदा करके आ रहे थे, उनको रास्ते में मार दिया जाता है, छोटे छोटे इवेंट्स बढ़े हैं, अचानक बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आ गया था इस 24 तारीख की बैठक को लेकर। तो क्या इस बैठक से बौखलाहट बढ़ी है जिसका नतीजा इस तरीके से दिख रहा है? अब धीरे से हमारे डिफेंस इंस्टॉलमेंट को टारगेट करने की बहाने से ही सही एक कोशिश की गई है। प्रिया जी जी बिल्कुल, जो आज घटना हुई है वो बहुत ही मतलब डराने वाली भी है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने नापाक इशारों के अंदर अपने नापाक जो इतने 70 सालों से चला आ रहा है और जिस तरह से वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है जम्मू कश्मीर को, ये भी बौखलाहट उनको ये है कि फ्रस्ट्रेशन ये है कि आज जितने भी आपने आतंकवादी देखे हैं जो आपके रहे थे, कमांडेंट्स रहे थे, कश्मीर के अंदर नर्चर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। हमारी आर्मी ने, सशक्त आर्मी है, उनके वजह से। और आज जो है, और बिल्कुल नियत की वजह से कि हम बहुत नियत के साथ चलते हैं कि देश के अंदर हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, देश के अंदर हम आतंकवादी कभी खड़ा नहीं होने देंगे। और इस तरह के बिल्कुल मैं सहमत रखती हूँ अपने जो हमारे सैनिक उन्होंने अभी बताया कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स हैं, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की बौखलाहट जो है यहीं से जाहिर होती है कि वो किस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री जी के कहने पर ऑल पार्टी मीटिंग के जितने भी आपके जो पूर्व चीफ मिनिस्टर्स थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, पार्टीज के हेड थे, सीपीएम आई के जो हेड है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, या फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी के हेड है, वो जिस तरह से मीटिंग अटेंड करने गए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, ये इस तरह एक मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर की, पूरे देश के अंदर नहीं अपितु विदेशों में भी, कि भाई जम्मू कश्मीर अगर किसी को देखता है तो क्या कहते हैं, अपना जो है प्रधानमंत्री के साथ निर्णय लेंगे और कहीं ना कहीं इसको कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मेरा तो वजूद ही खत्म हो रहा है, कि जिनके सिर पर वो नाचता था, जिनके सिर पर वो बयान दिलवाता था, आज वो सारे के सारे जो है एकजुट होकर कहीं ना ठीक है प्रिया जी, आप भी इशारा उसी तरफ कर रही हैं। मैं शेख बशीर साहब के पास जाना चाहूंगा। शेख बशीर साहब, 24 जून की बैठक के पहले पाकिस्तान का नाम किसने लिया था ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वतन के पीएम से मिलने आया हूं, मैं अपनी बातें रखने और उनकी बातें सुनने के लिए आया हूं। क्या ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जो पिछले कुछ दिनों में से, यानी 20 तारीख के बाद से 21 तारीख के करीब से जब ये सारी बातचीत शुरू हुई कि हम बात करने जा रहे हैं, उसके बाद से शुरू हुए हैं, क्या एक बार फिर से पीस प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश का नतीजा है कि अगर एक दो इंस्पेक्टर या पुलिस के लोगों की मर्डर कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दिया जाए, उससे बात नहीं बनी तो अब डिफेंस इंस्टॉलेशन को हमला करो, एक तरीके से ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये फिर से डीरेल हो, फिर से रुके? शेख बशीर साहब। आदाब, और मैं पैनलिस्ट को भी आदाब कहूंगा। और आपने जो बात कही है, जब भी पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, जब भी कोई इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं तो ये घटनाएं हुई हैं, पास्ट में भी हुई हैं, बहुत दफा हुआ है। और इन घटनाओं को रोकने के लिए जो मेजर जनरल प्रफुल्ल बख्शी जी ने और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, हाँ, जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, चूंकि वो टेक्निकल हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली सीआईडी, वो उनको अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। ये घटना, क्योंकि अभी तो ये मालूम नहीं है कि ये किस तरह की घटना हुई है, रात को हुई है, लेकिन जब भी चीजें होती हैं तो उसको रोकने के लिए एक ही फार्मूला है कि जो हमारे पास एजेंसीज हैं जो काम करती हैं उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी जरूरत है इन चीजों को रोकने के लिए। वो तो कमाल दिखाएंगे इस मामले में, कमाल करते हैं और वो दिखाते हैं। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट रहें, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की घटना होने की गुंजाइश ना हो।
ठीक है शेख बशीर साहब, आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, लेकिन हमें यहां पर यह नहीं भूलना होगा, जैसा हमारे साथी अजय जांड्याल ने कहा था कि जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन अगर बॉर्डर के लिहाज से देखा जाए तो सबसे नजदीक पड़ता है, और लिहाजा इसको टारगेट करने की अगर कोशिश की गई है तो एक तरीके से जैसा मेजर जनरल जेकेएस परियार कह रहे थे, पानी में पत्ता मारकर यह देखने की कोशिश की गई कि लहरें कितनी उठ रही हैं, यह कोशिश की गई है कि मौत ने उस घर को देख लिया है, क्या यह कहीं बड़ी घटना हो सकती है, नहीं हो सकती है? और सवाल मेरा यह होगा, क्या यह कहीं बड़ी साजिश का कोई रिहर्सल तो नहीं है? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटकर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि हम एक बार फिर अपनी चर्चा को शुरू करें और इस बात को अपने मेहमानों के जरिए जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से जम्मू एयरफोर्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई है उसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और पता चला है आईबी के सूत्रों से कि पाकिस्तान बॉर्डर के तमाम इलाकों की इस वक्त रेकी में लगा है और इस रेकी के लिए जो इस्तेमाल ड्रोन का ही किया जा रहा है। बीएसएफ अधिकारियों ने इस बीच समीक्षा बैठक कर ली है। जम्मू में एयरपोर्ट धमाके के बाद से हाई अलर्ट पर है तमाम एजेंसियां, बॉर्डर के इलाके को अलर्ट किया गया है। पठानकोट एयरफोर्स बेस भी इसके साथ अलर्ट पर आ चुका है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की बड़ी खबर यह कि ड्रोन अटैक को लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एनआईए एनएसजी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ड्रोन में जीपीएस के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, यानी जीपीएस का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो समझा जा सकता है खतरा कितना बड़ा है। आईबी सोर्सेज से तमाम चीजें निकलकर सामने आती होंगी। और मेरे साथ एक बार फिर मेरे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या सीधा सा सवाल अभी जो हमने अभी बड़ी खबर दिखाई और जो कुछ हमारे स्क्रीन पर चला जिसमें यह बताया गया कि ड्रोन के जरिए इस कोशिश में जीपीएस के इस्तेमाल की आशंका पूरी तरह से आईबी सूत्र जता रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश का रिहर्सल हो सकता है? ये साजिश का रिहर्सल आप कह रहे हैं, ये जरूर हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। और भी चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन ये साजिश शब्द जो है अब ये बहुत इस्तेमाल होने लगा है जी। तो हर एक चीज जो पाकिस्तान करेगा वो साजिश के तहत ही करेगा, तो वो साजिश आप मान के चलिए। और एक्शन या उसका प्रैक्टिस ये भी सब करता रहेगा। क्वेश्चन ये है, सबसे कुछ होने के बावजूद हमको सबसे पहले ये देखना है हमारी चौकस कैसी है। और इतने दिन हो गए, रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, हमको पता है हेक्सा ड्रोन पाकिस्तान के पास है, रेंजर 1-2 पाकिस्तान के पास है, क्योंकि कैपेसिटी हमें पता है, सब कुछ पता है। हमें इसका तोड़, इसका एंटी ड्रोन डिवाइसेस, एंटी ड्रोन सर्वेलेंस इक्विपमेंट, लो लुकिंग रडार्स, सारे के सारे हमको ले लेने चाहिए थे। तो प्रॉब्लम है ये लेने के तरीके जो हैं भारत में बड़े फर्क है, जो चीन में नहीं है, जो पाकिस्तान में नहीं है। वहां पे अगर आपको सिक्योरिटी की चीज चाहिए अगले दिन आ जाती है। अगर आपने हिंदुस्तान में सिक्योरिटी की चीज चाहिए तो आपको 6 साल लगेंगे, फाइलें आगे से पीछे जाएंगी। हर एक अधिकारी पूछेगा अभी क्यों मांग रहे हो, पहले क्यों नहीं मांगा, इसकी क्या जरूरत है? आप किसको जवाब दोगे? जो काम करने का तरीका है हमारा, उसमें खामियां हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। इस कारण ये चीजें होती हैं कि ड्रोन पाकिस्तान कब से अटैक कर रहा है। अरे वो तो अटैक करके ऑक्यूपाई करके चला गया है। 4-4 दिन नगराकोट में 4 रातें बिताई हैं उन्होंने, पठानकोट और कई जगह पे, तो उड़ी में। आप बात करिए और मैं बता दूंगा आपको कहां नहीं किया उन्होंने, क्यों इसलिए करके बैठे। ये नहीं कि वो बहुत ताकतवर है और हम कमजोर हैं, बस हमारी प्रणालियों में गलती है, हमारी मेथड्स में गलती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ फोर्सेस में गलती है। आपको दाव लगाना नहीं आता। अब पहलवानी से नहीं काम चलता कि आप बहुत पहलवान हैं, आपको दाव भी लगाना आना चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे है कि हम अपने रिसोर्सेज का ठीक इस्तेमाल नहीं करते, ठीक कोऑर्डिनेट नहीं करते। जहां पे एयरफोर्स और आर्मी या एयरफोर्स और पैरामिलिट्री को काम करना है इकट्ठा, सबको एक कमांडर होना चाहिए, एक ऑप्स रूम होना चाहिए, तालमेल एक होना चाहिए, वो नहीं होता।
इंटेलिजेंस वितरण नहीं है, एक दूसरे को खबर नहीं देते। मैं तो एक चीज जानता हूं, मेरे को 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मुझे बताया था कि साहब जब टेररिस्ट उनकी और एरिया में होता उसके, हम इसलिए नहीं बताते कि मेडल हमें चाहिए। मैं ये भी सुन चुका हूं, ये जब ऐसी होड़ लगी होती है, वनअपमैनशिप होती है, प्रॉब्लम यहां पे आती है। आप वहां पर सवाल उठा रहे हैं जो वाकई गंभीर स्थिति हो सकती है। उम्मीद है आपकी कही गई बातों को वो लोग भी सुन रहे होंगे जो इन तमाम पॉलिसीज के पीछे रहते हैं। मेजर जनरल जेके परिहार जो इशारे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने दिए वो इशारे अलग, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, हम कोऑर्डिनेशन में मात खा रहे हैं। मैं आपसे सवाल रखना चाहता हूं कि ड्रोन की बात अब सामने आ रही है, लेकिन ड्रोन की बात आज नहीं 2 साल से सामने आ रही है। पंजाब के तमाम इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियार तक गिराए गए हैं। क्या ड्रोन की गंभीरता को हमारे तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं वो क्या आंक रहे हैं, या आंका है उन्होंने, या आंकने में कहीं चूक कर गए हैं? देखिए, आकलन तो जरूर किया ही होगा, मगर उनका जो जैसा विंग कमांडर बख्शी साहब ने बताया है कि हम इस मामले में बहुत इमीडिएट क्विक एक्शन में हम मात खाते हैं। क्विक एक्शन और कोऑर्डिनेशन हमारे सबसे बड़े 2 फेल्योर हैं, और ये सारी दुनिया जानती है कि आगे आने वाले जितने भी वार होंगे वो जो है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट वाले ना होके इसी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, जिसमें ये अनमैन्ड ड्रोन जो है ये बहुत बड़ा हथियार है। अनमैन्ड ड्रोन और लेजर वेपन्स, चाइना इसमें महारत हासिल कर चुका है। उसने अपना अनमैन्ड ड्रोन वाली जो है उसने अपनी ब्रिगेड भी बना रखी है जो इसमें एक्टिव है। और पाकिस्तान ने जो एक तरह से हमसे 4-5 महीने पहले जो कहा था कि हम 2003 के सीज फायर को वायलेशन वाला उसको ट्रीटी को अब फॉलो करेंगे और वायलेट नहीं करेंगे, तभी मुझे पूरा भरोसा था कि वो एक्चुअली रीग्रुपिंग कर रहे हैं। उन्हें टाइम चाहिए था कि भारत से तो कोई एग्रेसिव फायरिंग ना हो और वो अपना रीग्रुपिंग करें, और गर्मियों के आने के पहले फिर वो सारे जो इन्फिल्ट्रेशन और सारी हरकतों को दोबारा चालू करें। आपको लगता है वो टाइम उन्हें मिल गया? वो टाइम उन्हें मिल गया? ड्रोन और लेजर्स के अगेंस्ट में पूरा टाइम मिल गया उनको, और हमारा जो है इस बीच में हमको पिछले 1.5 साल के अंदर पूरी प्रिकॉशन और अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेनी थी इजराइल और दूसरे देशों से लेके कि ड्रोन अटैक पे जो लो रडार जिसमें काम नहीं करते हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। आगे चल के ऐसे और भी एक्शंस होंगे, क्योंकि अगला वार तो ड्रोन और लेजर वेपन्स और साइबर पे ही होने वाला है। वो डायरेक्ट गोली भी नहीं चलेंगी, यही इसमें आपको वो लोग मात देंगे। तो आपकी तैयारी बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा जो इसमें जरूरत है हमें। प्रिया सेठी जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से हैं, पूर्व मंत्री रही हैं। प्रिया सेठी जी, जो तो 2 लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेके परिहार और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो प्रशासनिक स्तर पर ना पता हो, वो उन्हीं चीजों की तरफ चेता रहे हैं। उनका इशारा ये भी है कि हम पीछे रह गए हैं, हमारी ये सुस्ती हमको हमेशा अक्सर परेशान करती रही है। आज जो तस्वीर है ये कितना बड़ा खतरा हो सकती है, क्या समझ रही है सरकार? देखिए, अगर समझती नहीं सरकार तो जब से 7 सालों के से आई है, 2014 में इलेक्ट होकर डिफेंस फोर्सेस के अंदर कितना इजाफा किया है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का अगर आप प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारे डिफेंस फोर्स के किसी स्पोक्समैन से लेंगे तो वो आपको बताएंगे डिटेल के अंदर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर कितना बड़ा डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो है चेंज आया है, एक मान सम्मान की भावना आई है, और कितना ही फंड जो है वो स्पेशली एलोकेट हुए और कितने गुना एलोकेट हुए हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो मुझे लगता है कि इस समय ठीक है, हमारी जो पाकिस्तान है वो हमेशा से आतंकवादी घटनाएं करने की और कहीं ना कहीं न्यूज बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत तैयार नहीं है, भारत बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार रहेगा। और हमारे विशिष्ट नेतृत्व जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ हमारे डिफेंस के जो राजनाथ सिंह जी आज स्पेशल जो है वो लेह लद्दाख पे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि भाई हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये बताएंगे जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आज 7 सालों के अंदर जो है डिफेंस फोर्सेस के लिए, डिफेंस आर्म फोर्सेस के लिए इतना इजाफा जो है वो हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इस समय क्वेश्चन मार्क ना लगाकर कम से कम इकट्ठे होकर एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि भैया, और मैं नहीं, हम लोग ही प्लान कर सकते, कहीं हम बैठ के कमरों में ना नहीं बैठ सकते, लेकिन ये डिफेंस फोर्सेस के जो लोग बैठे हैं, उनके जो आला अधिकारी हैं,
जो हमारी अपनी मिनिस्ट्री है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संज्ञान लेंगे और आने वाले समय के अंदर ऐसी चीजों को भी कहीं ना कहीं रोका जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि देश एक है, देश एक है। हम जब भी ऐसी बात कहते हैं, किसी को कमजोर करने की बात नहीं करते, कहते हैं ना निंदक नीरे राखिए, पास रखेंगे तो अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा। शेख बशीर साहब मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शेख बशीर साहब, आपकी उसी बात से मैं लाता हूं जहां पर इन तमाम पीस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश की गई थी, और अब एक छोटी सी कोशिश, मैं छोटी सी इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने महज एक ड्रोन के जरिए कोशिश की है। हो सकता है वो फायरिंग फिर से शुरू करके इस बात को करते, लेकिन उन्होंने इसके जरिए ये बताने की कोशिश की है, भारत को उलझाने की एक तरफ, और दूसरी तरफ उन तमाम लीडर्स को जो पाकिस्तान के तमाम धमकियों या तमाम उकसावे के बावजूद भी आगे बढ़े, पीस प्रोसेस में अपनी बात रखी, शुरुआत की कि किस तरह से जम्मू कश्मीर वापस ट्रैक पर आए। क्या उनको भी एक धमकी तो नहीं लगती आपको पाकिस्तान की तरफ से? ऐसा है कि वो पीस प्रोसेस को तो पसंद नहीं करेंगे, और पीस प्रोसेस को जब पसंद नहीं करेंगे तो ऐसी हरकतें करेंगे। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ड्रोन का इस्तेमाल जब 2 साल पहले हुआ जी, और उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सी जगहों के ऊपर उन्होंने एयर ड्रॉपिंग की, वेपन्स की, और आज जो है ये सीरियसनेस ये है कि आज का जो ये वाक़ा है ये हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ है। इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी मेजर्स लेने जरूरी हैं कि जो हमारे, क्योंकि जम्मू जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यहाँ इस तरह के चांसेस और भी दुहराए जा सकते हैं। तो हमारा जो, मैंने पहले भी कहा कि जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करें, और जो सिक्योरिटी के लोग हैं जो बॉर्डर के ऊपर BSF है वो अपना काम करे, और ये देखने की कोशिश की जाए कि ये कहाँ लैप्स हुआ है कि रात को 1 बजकर कुछ मिनट के ऊपर हुआ, और ये सीरियस लैप्स है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर सीरियसली देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे इस तरह की तमाम कोशिशें जिसमें जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ बैठकें होगी, उसमें आगे जाती रहेगी। क्या ये इन मैसेजेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से धता बताने की कोशिश करेगी कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम इस पीस प्रोसेस में भी रहेंगे, देश के साथ रहेंगे? आपको याद होगा कि आपको मैं वहां ले जाना चाहता हूं, 90 के बाद जब ये वाक़ात हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही हिम्मत करके पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, और ये रिकॉर्ड बना हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत से लोगों की जानें गंवाई हैं जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह डरती नहीं है इस तरह से, लेकिन यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल को निपटने के लिए, इसके साथ निपटने के लिए हमारे पास बहुत सी सीरियस चीजें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी बातें नहीं कही जाती जी जी, बहुत सी चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इन चीजों से डरी नहीं जी, बहुत सी चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। सारी बातें नहीं कही जाती, लेकिन सारी बातों में एक बात अच्छी है कि देश के मुद्दे पर हम सब एक हैं और समझ रहे हैं कि सबके पीछे क्या हो सकता है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेरा एक सवाल थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, आप बताइएगा मैं गलत पूछ रहा हूं तो। क्या ऐसा तो नहीं है कि पत्थर कहीं और फेंका गया है और असल चोर कहीं और होना है? मतलब आप क्या इससे? मेरा मतलब यह है कि जो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, ये दरअसल जहां पर आज की घटना हुई है, दरअसल ये घटना हमारा ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो, और कहीं और पाकिस्तान इस तरह की कोशिशों में लगा हो जहां से हमारा ध्यान भटकाया गया हो। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा है, जब उन्होंने ये घटना कर दी है तो उन्होंने ध्यान भटकाया नहीं है। अब हर एक जगह अलर्टनेस हो गई है, अब अवंतीपुर से लेके डाउन एवरीवेयर, पंजाब में और एवरीवेयर सब जगह अलर्टनेस हो गई है। तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं चली, वो सिर्फ दिखाना चाहते थे कि आप इतने बात नहीं कर सकते। और जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज रप्रोशमा की तरफ कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी मीटिंग वगैरह बुलाई है, बेसिकली वो अंडरमाइन करना चाहते थे इंडियन सॉवरेनिटी को, और उन्हें करने की ये पूरी चेष्टा करी है, हमारी रेडीनेस की, हमारी अलर्टनेस की, हमारी सॉवरेनिटी की, और ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर तुमने बालाकोट किया तो हमने तुम्हारे लिए जम्मू कर दिया इतने सस्ते दामों पे। ये दिखाने की उन्होंने कोशिश करी है, और ये उससे उनको फायदा ये हुआ है, उनको फायदा तो इतना हुआ कि उन्होंने ये कर दिया
नुकसान ये हुआ है कि हमारी लोग अब इतने अलर्ट हो गए हैं कि जो स्लीपर सेल पकड़े भी नहीं जाते अब वो पकड़े जा रहे हैं, तो उनका नुकसान हुआ है, उनका कोई फायदा नहीं हुआ है। उनका नुकसान हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ है। मेजर जनरल जेके परिहार, आपसे भी वही सवाल, क्या ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है? क्या उनको पता है कि अगर वो भारतीय वायुसेना के किसी स्टेशन पर इस तरह की हरकत की सोचते हैं तो बड़ी आसानी से देश में अलर्ट जाएगा, बड़ी आसानी से उनके तमाम ट्रैक्स को पढ़ा, समझा और जांचा जा सकेगा, लिहाजा वो यहां उलझाकर कुछ और कर रहे हो? क्या ये सोचना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं या ऑपरेशंस होते हैं उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत ही काम करता है, और हम देख चुके हैं कि आजकल तो गवर्नमेंट भी सरप्राइज एलिमेंट यूज करती है। तो ये बिल्कुल इस तरह की आशंका जो आपने जाहिर करी राजीव जी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इस पर भी ध्यान रखें। अब टाइम आ गया है कि आप देखिए जम्मू का एयरपोर्ट अकेला नहीं है, और ये एंटी ड्रोन और एंटी लेजर वेपन्स सिक्योरिटी सिस्टम्स हमको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल कैपिटल हमारा जो लुटियन जोन है उसमें भी इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं जी। आपको ये बात भी सोचना पड़ेगी। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये बहुत ही अब टाइम आ गया है कि हमें वारफेयर के इस नए सिस्टम के ऊपर जो हम सोच रहे हैं कि हम 2030 तक डेवलप करेंगे, उसको बहुत जल्दी डेवलप करने का टाइम आ गया है, और सतर्कता बहुत जरूरी है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि और भी कहीं कुछ गतिविधियां पॉसिबल है और होंगी। मैं मान के चलता हूं कि अगले 3-4 महीने में चाइना और पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को उकसाने की कोशिशें होंगी, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए मुकाबला करने के लिए। क्या ये उलझाने की कोशिश है? क्या इसके जरिए भारत को एक जगह फंसाने की कोशिश है और कोई और बड़ी साजिश, कोई और बड़ी हरकत अंजाम दिए जाने की कोशिश है? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का जोर इस बात पर था कि हम दरअसल कोऑर्डिनेशन में मात खा रहे हैं, उसके चलते तमाम चीजें हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस बात का जोर भी कि पिछले 2 सालों से ड्रोन की एक्टिविटी बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं आशंका समझ पाए अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान धीरे धीरे हमें टेस्ट कर रहा है कि कहां तक वो पेनिट्रेट कर पाए इन हरकतों के जरिए। ये इशारे हैं, समझने की कोशिश है। तमाम लोग हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जेके परिहार साहब जुड़ने के लिए शुक्रिया, और शेख बशीर साहब आपका भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।